मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। सरदार अबुल हसन ठीक कह रहा था। ऑलिव हार्वर्ड कर्नल वाहदत के मेकअप में था, लेकिन ये बात सरदार के इल्म में कैसे आई? मुझे यकीन हो गया कि वो हुकूमत का एजेंट है और उसे ट्रांसमीटर पर हमारे बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। मैं उछल कर खड़ा हो गया और बड़ी फुर्ती से पिस्तौल जेब से निकाल कर सरदार पर तान लिया। मैंने अपनी आवाज ज्यादा बुलंद न होने दी। अपने हाथ उठा लो अबुल हसन, ये बात साबित हो चुकी है कि तुम हुकूमत के एजेंट हो। सरदार बड़े इत्मीनान से बैठ रहा। उसने पुरसुकून लहजे में कहा, पिस्तौल जेब में रख लो और सुकून से बैठ जाओ। जल्दबाजी से खेल बिगड़ता है, बनता नहीं। मैंने दांत पीस कर कहा, अपने हाथ उठा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। सरदार ने बड़े यकीन से कहा, नहीं मारोगे। उसके सुकून में कोई फर्क नहीं आया था। बोला, तुम मार ही नहीं सकते, ये तुम्हारी फितरत के खिलाफ है। तुम्हारे हाथों से उस वक्त तक किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो अशद जरूरी न हो जाए। मैंने सफाकी से कहा, जो लोग मेरी हुकूमतूली करते हैं मैं उनके साथ बहुत खराब सलूक करता हूँ। हाथ उठा लो वरना मैं बिला तामुल गोली चला दूंगा। सरदार ने नासिहाना अंदाज में कहा, क्यों अपनी तवानाई जाया कर रहे हो? जब तक तुम्हें मेरे बारे में ये यकीन न हो जाए कि मुझसे तुम्हें कोई नुकसान पहुंच सकता है, तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकोगे और तुम मेरे बारे में यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने कहा, मुझे कामिल यकीन है कि तुम हुकूमत के एजेंट हो। वो बोला, तुम्हारा चेहरा चुगली खा रहा है कि तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। तुम्हें इस बात का कामिल यकीन नहीं है। तुम अभी शक के मराहिल में हो, यकीन की मंजिल तक नहीं पहुंचे। वो ठीक कह रहा था। मैं वाकई इस बारे में अभी तक यकीन से कुछ नहीं कह सकता था और उसे तो मैं शायद वैसे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, पता नहीं क्यों। अबुल हसन ने कहा, तुम शदीद ज़हनी इंतशार का शिकार हो। तुम पर थकन भी मुसल्लत है और तुम ठीक से सो भी नहीं सके। यही वजह है कि तुम्हारी कुव्वत फैसला मुतासिर हुई है, वरना इल्म क़याफ़ा की रूह से मैं ये बात कहता हूँ कि तुम बेहतरीन कुव्वत तज्ज़िया के मालिक हो। अगर इस वक्त तुम्हारी ज़हनी कुव्वतें मुतासिर न होती तो तुम बड़ी आसानी से किसी फैसले पर पहुंच सकते। तुम्हें इसी बात से हैरत हुई है ना कि मुझे तुम्हारे साथी के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, हाँ, हुकूमत के अहलकारों के सिवा उसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं। सरदार बोला, मैंने पहली ही नजर में तुम्हारे साथी के बारे में अंदाजा कर लिया था कि उसके चेहरे में कोई गड़बड़ है। वो इतनी तकलीफ में था मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। फिर जब तुम चश्मे पर नहा रहे थे उस वक्त उसका मुंह गीली रुई से साफ करने के दौरान मैंने देख लिया कि उसकी गर्दन पर मसनूई झिल्ली चिपकी हुई है। ये बात मरजाना के इल्म में भी नहीं है और मैंने उसे उससे दूर रहने की ताकीद कर दी है। अब तुम ही बताओ कि ऐसी सूरत में मेरा इल्म क़याफ़ा उसका क्या बिगाड़ सकता है? मेरा पिस्तौल वाला हाथ झुक गया। मैंने शर्मिंदा लहजे में कहा, मुझे अफसोस है सरदार मोहतरम, मुझे आपकी तरफ से बदगुमान नहीं होना चाहिए था। अबुल हसन ने मुस्कुरा कर कहा, हालांकि तुम अभी तक मेरी तरफ से मशकूक हो। मैं चकरा कर रह गया। वो बहुत खौफनाक आदमी था, उससे झूठ बोलना मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, मुझे तुमसे खौफ आने लगा है अबुल हसन। वो बोला, मैं बहुत बेज़रर आदमी हूँ अली, जिससे किसी को भी खौफजदा नहीं होना चाहिए और तुम जैसे आदमी को तो बिल्कुल ही खौफजदा नहीं होना चाहिए। तुम तो हथियार भी शायद तकल्लुफन ही रखते हो। मैंने खजूर के तने पर बैठते हुए कहा, गजब खुदा का अबुल हसन, कहीं तुम जादूगर तो नहीं? वो बोला, मैं एक आम आदमी हूँ और दूसरों पर मेरी बर्तरी सिर्फ इस हद तक है कि मुझे इल्म क़याफ़ा में कमाल हासिल है। मैं इल्म क़याफ़ा की रूह से ये तो बता सकता हूँ कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कौन हो। मैंने कहा, मेरा नाम अली यार खान है और मैं एक मुहिब वतन हूँ। अबुल हसन ने कहा, इस बात का तो मुझे वैसे ही यकीन है। मैंने कहा, मेरे साथ जो शख्स है उसका नाम ऑलिव हार्वर्ड है और वो एक यहूदी है। अबुल हसन ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे साथ किसी यहूदी का क्या काम? क्या वो अरबों का दोस्त है? मैंने कहा, अरबों का बदतरीन दुश्मन है, मगर मैंने उससे एक वादा कर लिया था और उस वादे के पूरा होने तक वो मेरा दुश्मन नहीं। सरदार बोला, अगर तुमने उससे कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना तुम पर लाजिम है। मैंने कहा, यही तो सारा चक्कर है। तुम्हारी हुकूमत उसे गिरफ्तार करने पर मुसिर है और मैं अपनी जिंदगी में ये नहीं होने दूंगा। अबुल हसन बोला, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने एक तवील सांस ली और अबुल हसन को मुख्तसरन अपने बारे में बताने लगा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। मैं उसे अपने बारे में बता चुका तो वो उठकर खड़ा हो गया। बोला, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इतनी अजीम शख्सियत की मेजबानी का शर्फ हासिल हो रहा है। मुझसे या मरजाना से तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर देना। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ अबुल हसन, मुझे मेरे मकाम पर ही रहने दो। वो बोला, नहीं, तुम बहुत अजीम काम कर रहे हो। पाकिस्तानी होने के बावजूद यहूदियों के खिलाफ डटे हुए हो। हमारी हुकूमत बदकिस्मत है कि वो तुम जैसे शख्स के खिलाफ काम कर रही है। तुम्हारे एक इशारे पर तो 1000 ऑलिव हार्वर्ड छोड़े जा सकते हैं। मैंने कहा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अपना फर्ज समझ कर रहा हूँ, ये किसी पर एहसान नहीं है,
लेकिन मैं दूसरों से इतनी तवक्को रखने में तो हक बजानिब हूँ कि अगर वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी राह में रुकावटें तो न खड़ी करें। सरदार बोला, तुम अपना जहन साफ कर लो अली, हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस हद तक हमारे बस में होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कहा, मैं किसी तरह इस रेगिस्तान से निकल जाना चाहता हूँ, उसके बाद तो मैं अपने रास्ते खुद बना लूंगा। वो बोला, यकीनन तुम अपने रास्ते खुद बना सकते हो, तुम में इसकी सलाहियत मौजूद है, मैं तुम्हारे सफर का इंतजाम करवा दूंगा। मैंने गुफ्तगू का रुख तब्दील करते हुए कहा, मरजाना डाकुओं का कुछ जिक्र कर रही थी, उनका क्या सिलसिला है? अबुल हसन बोला, हाँ, कुछ अरसे से कज़ाकों ने रेगिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। मैंने पूछा, क्या कज़ाकों की सरकूबी करना हुकूमत के फराइज में शामिल नहीं है? वो बोला, रेगिस्तान में पुलिस बेकार होकर रह जाती है, उन्होंने कोशिशें की मगर कज़ाकों के ठिकाने का सुराग नहीं लगा सके। मैंने कहा, हालांकि मैंने अरब के खोजियों की बहुत तारीफें सुनी हैं। अबुल हसन ने ठंडी सांस लेकर कहा, वक्त के साथ साथ हर चीज खत्म होती जा रही है। यह भी एक ऐसा फन था जो सीना बसीना मुंतकिल हुआ करता था, लेकिन अब शाज़ नादिर ही इस फन के जानने वाले लोग बचे हैं। अगर पुलिस को उनकी खिदमात हासिल हो जाती तो कज़ाक नहीं बच सकते थे। मैंने कहा, तुम्हारे कबीले को भी तो कज़ाकों की तरफ से हमले का खतरा लाहक है। सरदार चौंक पड़ा, बोला, तो मरजाना ने तुम्हें ये बात भी बता दी? मैंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बोला, हम लोग मेहमानों को अपनी परेशानियों में शरीक नहीं करते। मैंने हंसकर कहा, अब तो मैं शरीक हो ही गया हूँ। अब ये बताओ कि तुम लोगों ने कज़ाकों के सिलसिले में क्या तय किया है? उनका मुतालबा तो तुम पूरा नहीं करोगे? वो बोला, हमने कुछ भी तय नहीं किया, बस तन बतकदीर होकर बैठ गए हैं। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, हमारी तादाद बहुत कम है और हमारे पास असलहे के नाम पर चंद बंदूकों के सिवा कुछ भी नहीं, वरना हम उनका मुकाबला करने की कोशिश जरूर करते हैं। मैंने कहा, वो कज़ाक तुमसे कब राब्ता कायम करेंगे? वो बोला, आज शाम 5 बजे उनकी दी हुई आखिरी मोहलत खत्म हो जाएगी, जिसके मुताबिक मुतालबा पूरा न होने पर कज़ाक हम पर हमला कर देंगे। मैंने कहा, वो बस्ती के लोगों पर हमला करेंगे और तुम उनका मुकाबला भी नहीं करोगे। हालांकि सरदार होने के नाते बस्ती के तमाम लोगों की जानो माल की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। सरदार ने मुतासिफाना लहजे में कहा, इसीलिए तो उनका मुकाबला न करने का फैसला किया गया है। उन कज़ाकों की ये रिवायत है कि अगर उनका मुकाबला न किया जाए तो वो किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ लूट मार पर इक्तिफा कर लेते हैं। हम उनका मुकाबला करने के अहल नहीं हैं, लिहाजा मुझ पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उन लोगों के लिए वो फैसला करूं जो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। मुकाबला न करने से कम लोगों की जानें तो महफूज रहेंगी, मालो असबाब तो बाद में किसी और जरिए से दोबारा भी मुहैया हो जाएगा। जानें अगर जाया हो गई तो दोबारा कहाँ से आएंगी? मैंने कहा, दीगर सामान के साथ कज़ाक तुम्हारे ऊंट भी ले जाएंगे, फिर तुम हमारे सफर का बंदोबस्त कैसे करोगे? वो बोला, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए फैसला किया है कि तुम शाम से पहले ही यहाँ से रवाना हो जाओ, बाद में पता नहीं कैसे हालात का सामना करना पड़े। मैंने कहा, अव्वल तो ऑलिव हावर्ड शाम तक सफर करने के काबिल नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी हालत ठीक होती तब भी मैं आज यहाँ से न जाता। सरदार ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, मेजबानों को मुसीबत में छोड़कर चले जाना अच्छा मालूम नहीं होता। अबुल हसन ने सख्ती से कहा, हरगिज नहीं, ये हमारा मामला है और इससे हम खुद ही निपटेंगे, अपने साथ हम तुम्हें हरगिज खतरे में नहीं डालेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उन कज़ाकों से दिलचस्पी पैदा हो गई है और जिस चीज से मुझे दिलचस्पी हो जाए उसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ता। अगर तुमने मुझे मौका न दिया तो मैं नखलिस्तान से बाहर जाकर खुले में उन्हें देखूंगा। अबुल हसन ने नासिहाना अंदाज में कहा, जिद न करो अली, तुम उन्हें नहीं जानते, वो हुश किस्म के लोग हैं और उनके पास जदीद असलहा है और वो उसके इस्तेमाल में भी महारत रखते हैं। तुम तन्हा हो, उनका मुकाबला नहीं कर सकोगे, फिर तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है, तुम्हें ऐसे छोटे मोटे मामलात में फंस कर अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए। मैंने कहा, मौत सिर्फ एक बार आती है सरदार, और उसका वक्त भी मुकर्रर है, उस मुकर्रर वक्त से कबल जिंदगी कोई नहीं छीन सकता, लिहाजा ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं। रहा सवाल इस बात का कि मुझे छोटे मोटे मामलात में नहीं उलझना चाहिए, तो इस सिलसिले में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ऑलिव हावर्ड के लिए आज सफर करना मुनासिब नहीं रहेगा। उसकी हालत इस काबिल नहीं है कि वो सफर कर सके, कम से कम एक दिन का आराम उसके लिए बहुत जरूरी है। जब मैं आज शाम यहाँ मौजूद हूँगा तो महज अपनी जिंदगी के खौफ से दुबक कर बैठ जाना मेरे लिए नामुमकिन होगा। सरदार ने जिच होकर कहा, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मैंने सरदार की आंखों में देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि कज़ाकों का मुकाबला किया जाए। वो बोला, बस्ती के लोग इस पर तैयार नहीं होंगे। मैंने कहा, उन्हें तैयार करना मेरा काम है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी इजाजत दरकार है, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। सरदार बोला, ठीक है, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। इल्म क़याफ़ा की रूह से तुम में इतनी सलाहियत है कि तुम ये नामुमकिन काम भी कर दिखाने की अहलियत रखते हो। मैंने कहा, तो तुम बस्ती के सारे लोगों को जमा कर लो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ।
सरदार ने कहा, मैं इसका बंदोबस्त किए देता हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं किसी को भी तुम्हारी असलियत से आगाह नहीं करूंगा। जो फर्जी दास्तान तुमने मुझे सुनाई थी, सबके सामने तुम उसी पर कायम रहोगे। थोड़ी देर के बाद सरदार ने एक जरा खुले मकाम पर बस्ती के सारे लोगों को जमा कर लिया। वो जगह शायद इसी मकसद के लिए मखसूस थी कि वहां पर जमा होकर वो लोग अपने अहम फैसले करते होंगे। मैंने उन लोगों को शुमार किया। उनकी कुल तादाद 32 थी। 19 अफराद की उम्रें 50 से 60 के दरमियान थी, जबकि बकिया 13 अफराद बहुत ज़ईफ थे। उनकी उम्रों के बारे में मेरा अंदाजा था कि उनमें से कोई भी 80 से कम का नहीं था। उन सब के जमा हो जाने के बाद सरदार ने उनसे मुख्तसर खिताब किया। सरदार ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, आप सब लोगों को इस नौजवान की ख्वाहिश पर यहाँ जमा किया गया है। इस नौजवान का नाम अली यार खान है। इसकी कहानी आप सबके इल्म में आ चुकी होगी। मैं इसके बारे में आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे तज्जिये के मुताबिक ये बेहतरीन कायदाना सलाहियतों से मालामाल है, और अगर ये हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो मैं इसे महज कबीला जुराता की खुशनसीबी करार दूंगा। मैं इसकी सलाहियतों पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूँ। बकिया बातें आप लोगों से ये नौजवान खुद करेगा। मजमे पर मुकम्मल सुकूत तारी था और सबकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कबीला जुराता के जरूरतमंद और जर्री लोगों से खिताब करना मेरे लिए बड़े एजाज से कम नहीं। मैंने अपनी बात का आगाज ही जोशीले अल्फाज से किया। फिर कहा, मैं आप लोगों का मेहमान जरूर हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मेहमान की बजाय कबीले का एक फर्द समझकर मेरी बात सुनी जाए, क्योंकि जब मुझे ये इल्म हुआ कि इस कबीले को सहराई कज़्ज़ाक़ों की तरफ से खतरा दरपेश है, तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे अपने कबीले पर कोई आंच आने वाली है, और मैं उसी वक्त उन सहराई लुटेरों से नबरदाजमा होने के लिए तैयार हो गया। मुझे मालूम है वो तादाद में भी ज्यादा हैं और उनके पास जदीद असलहा भी है, लेकिन ये बात याद रहे कि जंगें कभी साजो सामान और अददी बरतरी की बुनियाद पर नहीं जीती गईं। जंगों के लिए तो पहले नंबर पर बेहतर हिकमत अमली और फिर अज़्म हौसले की जरूरत होती है। मैंने फजा में जोरदार मुक्का लहराया, फिर कहा, और मैं ये कभी नहीं मान सकता कि कबीला जुराता के जीदार लोग लुटेरों से कम हौसलामंद हैं। मैंने खामोश होकर लोगों का जायजा लिया। वो सब मबहूत थे। मैंने कहा, आप लोगों में से जिनके पास बंदूकें हैं वो खड़े हो जाएं। मजमे में से 6 अफराद खड़े हो गए। मैंने कहा, आप लोग मेरे साथ मिलकर लुटेरों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक ने कहा, इस बात का इन्हिसार तो इस बात पर है कि अक्सरियत क्या फैसला करती है। मैंने कहा, वो बात की बात है। इस वक्त मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। यके बाद दीगरे उन सब ने मेरा साथ देने की हामी भर ली। मैंने बुलंद आवाज से कहा, ये 6 अफराद मेरे साथ मिलकर लुटेरों का मुकाबला करेंगे। अब मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। अगर आपने नखलिस्तान की हुदूद में जंग की इजाजत देने से इनकार किया तो हम खुले रेगिस्तान में उनका मुकाबला करेंगे, और वहाँ लुटेरों का मुकाबला करने की सूरत में हमारी हलाकत यकीनी हो जाएगी। बताइए, मुकाबला कहाँ किया जाए? नखलिस्तान की हुदूद में या खुले में जाकर? मजमे में भिनभिनाहट गूंजी। फिर एक मोमर बुजुर्ग खड़े हो गए। बोले, तुम देख रहे हो कि हम में एक भी जवान शख्स मौजूद नहीं। हम उन वहशी कज़्ज़ाक़ों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? वो हमें भून कर रख देंगे। मैंने कहा, ये तलवारों की जंग नहीं है मेरे बुजुर्ग, जिसमें कुव्वत की जरूरत होती है। ये जंग तो गोलियों से लड़ी जाएगी और बंदूक चलाने में ज्यादा कुव्वत नहीं सर्फ होती। एक और मौमर शख्स ने खड़े होकर कहा, अगर जंग हुई तो उसके 3 नतीजे निकल सकते हैं। पहला नतीजा ये मुमकिन है कि सारे कज़्ज़ाक़ मारे जाएं। दूसरा नतीजा ये हो सकता है कि सारे कबीले वाले मारे जाएं, और तीसरा नतीजा ये हो सकता है कि कुछ कज़्ज़ाक़ मारे जाएं और कुछ फरार हो जाएं। ये तीसरी सूरत हमारे लिए बहुत खतरनाक होगी, इसलिए कि तुम हमेशा तो यहाँ मौजूद नहीं रहोगे, और दूसरी तरफ कज़्ज़ाक़ अपनी पूरी कुव्वत मुज्तमा करके दोबारा हम पर हमलावर होंगे। उस वक्त क्या होगा? मैंने शाइस्तगी से कहा, मुझे आपसे इख्तिलाफ है बुजुर्गवार। बुनियादी बात यह है कि चोरों के पांव नहीं होते। अगर उन्हें एक बार फरार होना पड़ गया तो कभी इधर का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। उन्हें इल्म हो जाएगा कि ये जियालों की बस्ती है। उन्हें वो सबक मिलेगा कि इसके बाद वो काफिलों पर हमला करने से कबल कई बार सोचेंगे। उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो नौजवान। मैं न सिर्फ तुमसे मुत्तफिक हूँ बल्कि मुझे फख्र है कि तुम कबीला जुराता के मेहमान हो। उसके बाद एक और शख्स उठा। उसने कहा, इस लड़ाई में हम सब मारे गए तो क्या हासिल होगा? मैंने दबंग अंदाज में कहा, इज्जत की मौत। जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। आप सब मेरे बुजुर्ग हैं और मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इतना जरूर अर्ज करूंगा कि अगर आज आप लोग खामोशी से अपना मालो असबाब लुटते देखते रहे तो कल उनकी जुर्रतें और बढ़ जाएंगी। मुमकिन है उस वक्त आपकी गैरतें जोश में आ जाएं, लेकिन उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होगा। लिहाजा अगर कुछ करना है तो अभी कीजिए, वरना इस किस्म के हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखिए। वो लोग मेरा मतलब समझ गए थे, इसलिए उन्हें सांप सूंघ गया था। चंद लम्हे यही कैफियत रही। फिर एक शख्स उठा। वो चिल्लाया, तुम क्या सोच रहे हो?
इस नौजवान का साथ देने का ऐलान क्यों नहीं करते? ये हम में से नहीं है, मगर इसने हमारे लिए वो बातें सोची जो हमारे सोचने की थीं, मगर हमने नहीं सोची। मजमे में से मुख्तलिफ 9 आवाजें सुनाई थीं। हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे। देखते ही देखते उन लोगों की काया पलट गई। वो लोग जिन्होंने चंद मसलहतों के पेश नजर कज़ाकों से जंग न करने का फैसला किया था, अब वही चंद मसलहतों के तहत मरने मारने के दरपे हो गए थे। मैंने हाथ उठाकर कहा, मुझे खुशी है कि बिलाखिर आप लोग सही फैसले पर पहुंच गए। अब हम जंगी हिकमत अमली तरतीब देंगे। इस वक्त यहाँ मुझे और सरदार को मिलाकर कुल 34 अफराद मौजूद हैं। इनमें से 13 अफराद वो हैं जो ज़ईफुल उम्र हैं। ये 13 अफराद घरों में रहेंगे। ये लोग अगर वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं। इनका काम खत्म हो चुका है। 13 के 13 ज़ईफुल उम्र लोग मुझे दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए। मैंने कहा, हमारे पास असलहे के नाम पर कुल 6 बंदूकें हैं। सरदार ने कहा, 3 बंदूकें मेरे पास भी हैं। मैंने कहा, गोया हमारे पास 6 नहीं बल्कि 9 बंदूकें हैं। 9 बंदूकें बहुत होती हैं और कारतूसों की क्या सूरत है? सरदार ने कहा, फाजिल कारतूसों की मेरे ख्याल में कमी नहीं है। मैंने कहा, इतने असलहे से तो एक पूरी बटालियन का मुकाबला किया जा सकता है। खैर, तो अब हमें ये देखना है कि कज़ाक किस रास्ते से नखलिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। सरदार बोला, वो ऊंटों पर आएंगे और ऊंटों के लिए नखलिस्तान में दाखिल होने का वाहिद रास्ता वही है जहां से तुम अंदर आए थे। बाकी किसी और रास्ते से ऊंट अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मैंने कहा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग बंदूक चलाना जानते हैं? सरदार ने कहा, हर शख्स असलहे के इस्तेमाल से वाकिफ है। मैंने कहा, तब तो मामला बहुत आसान हो गया। तुम इन लोगों में से 9 ऐसे अफराद मुंतखब कर लो जिन्हें बंदूकें देकर नखलिस्तान के किनारे दाखिली जगह के साथ जरा जरा से फासले पर छुपाया जा सके। इसका तरीका ये होगा कि ये लोग ऐसे लिबास पहनकर वहां लेट जाएंगे जो बादियों नजर में दिखाई न दें। हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ कितने कज़ाक आएंगे, लेकिन ये बात तय है कि जितने भी कज़ाक आएंगे उनमें से कुछ नखलिस्तान के बाहर रुकेंगे और एक या चंद अंदर आएंगे। वो तुमसे पूछेंगे कि रकम का बंदोबस्त हो गया? तुम कहोगे कि हाँ, रकम का बंदोबस्त हो गया। वो तुमसे पूछेंगे कि रकम कहाँ है, तो तुम जवाब में आमिर को कहोगे कि रकम का थैला ले आए। सरदार ने हैरत से पूछा, आमिर कौन है? मैंने कहा, कोई भी नहीं, ये मेरा फर्जी नाम होगा। तुम बाहर होगे और मैं झोंपड़ी के अंदर। जब तुम आमिर से रकम का थैला लाने का कहोगे तो मैं एक थैला लिए हुए बाहर निकलूंगा जिसमें कपड़े भरे हुए होंगे। कज़ाक ये देखकर खुश हो जाएंगे कि रकम उनके हाथ आने वाली है। उसके बाद मैं मौका देखकर पहला फायर करूंगा और उसके साथ ही दरख्तों के साथ छुपे हुए मुसल्ला लोग नखलिस्तान के बाहर मौजूद कज़ाकों पर फायर खोल देंगे। अगर नखलिस्तान के अंदर आने वालों की तादाद 6 तक हुई तो मैं तन्हा ही उनसे निमट लूंगा, लेकिन अगर ये तादाद ज्यादा हुई तो तुम्हारे आदमियों को पहले अंदर वालों का खात्मा करना होगा। उसके बाद वो बाहर वालों पर तवज्जो देंगे। उन्हें एक बात का और ख्याल रखना होगा कि उनके सरगना पर, जिसके बारे में मशहूर है कि वो हमेशा निकाब पहने रहता है, कोई फायर नहीं करेगा। उसके ऊंट को निशाना बनाना होगा। मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ। अबुल हसन ने उनसे पूछा, तुम लोगों ने अली की बातें समझ ली? सबने बैक आवाज कहा, हम समझ गए। मैंने कहा, अब आप लोग मेरे साथ आइए, मैं तफसील से आपको सब कुछ समझा दूं। मैं उन लोगों को साथ लेकर नखलिस्तान के सिरे पर गया जहां मैंने उन्हें ऐसे मकामात दिखाए जहां पर उन्हें पोजीशनें लेनी थीं। काफी देर तक मैं उन्हें तफसील से हर बात समझाता रहा। फिर मैंने उनसे कहा कि वो जाकर खाना वगैरह खाएं और शाम 4 बजे फिर यकजा हो जाएं। उन लोगों के जाने के बाद अबुल हसन ने मुझसे कहा, तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है अली। मैंने कहा, अभी मैं एक और कारनामा करने वाला हूँ। मुझे जबरदस्त भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगा। सरदार ने शर्मिंदा लहजे में कहा, ओहो, मुझे अफसोस है, तुम्हें वाकई सख्त भूख लग रही होगी, आओ खाना खा लें। मैंने कहा, तुम चलो सरदार, मैं जरा चश्मे पर से हाथ मुंह धोआऊं। इन सब चक्करों में दिन का 1 बज गया। मैं चश्मे पर पहुंचा तो वहां मरजाना मौजूद थी। उसने मुझे बड़ी तीखी नजरों से देखा। बोली, तुम क्या करते फिर रहे हो अली? सुना है तुमने बस्ती के मुर्दा लोगों में रूह फूंक दी है। मैंने कहा, मैंने तो उन्हें चंद हकायक से आगाह किया था, बस उसके बाद वो खुद ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। मरजाना ने हंसकर कहा, तुम बहुत चालाक आदमी हो अली, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने एक बड़ा काम किया है। काश मैं भी इस जंग में हिस्सा ले सकती। मैंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये नामुमकिन है। लड़ाई भिड़ाई औरतों का काम नहीं। वो बोली, मर्द अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने लगे तो फिर औरतें ही उन्हें सरंजाम देने के लिए आगे आया करती हैं। मैंने कहा, आप ठीक कह रही हैं मरजाना, मगर इस वक्त मर्दों को याद आ गया है कि उन पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, लिहाजा आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं। फिर मैंने दफतन चौंक कर कहा, हाँ, मेरे दोस्त का क्या हाल है? उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मरजाना बोली, वो ठीक है, काफी देर पहले उठा था, खा पी कर फिर सो गया। तुम्हें पूछ रहा था। मैंने उसे इत्मीनान दिला दिया कि तुम खैरियत से हो। मैं चौंक पड़ा। कहा, तुम्हारी उससे गुफ्तगू हुई थी?
मरजाना मुस्कुरा कर बोली इशारों में। चश्मे के पानी से हाथ मुंह धोकर मैं मरजाना के साथ झोंपड़ी में वापस आ गया। मरजाना ने जल्दी से दस्तरखान बिछाकर खाना लगाया और हम तीनों खाना खाने बैठ गए। सरदार ने कहा, खाना खाने के बाद कुछ देर आराम कर लेना अली, तुम पहले ही बहुत थके हुए हो, अब तो तुम्हारी थकन और भी बढ़ गई होगी। मैंने कहा, जब कोई काम दरपेश होता है तो आराम करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है सरदार मोहतरम। वो बोला, तुम मुझे सरदार मोहतरम मत कहा करो, मुझे शर्मिंदगी होती है। काश मैं तुम्हारा अदना खादिम होता तो मुझे उस पर ज्यादा फख्र होता। मरजाना मासूमियत से पलकें झपकाते हुए बोली, ये मुझे भी सैयदा मरजाना कहकर मुखातिब करते हैं बाबा जान, सच मुझे भी बुरा लगता है। मैंने कहा, हर शख्स का एक अलग मकाम है सरदार मोहतरम, और उसे उसके मर्तबे के मुताबिक इज्जत मिलना जरूरी है। अबुल हसन ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, जाहिर है मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। हम खाना खा रहे थे कि ऑलिव हावर्ड उठ गया। उसने शाकी अंदाज में कहा, तुम कहाँ गायब थे अली? मैंने कहा, इस कबीले पर जिसके हम मेहमान हैं आज शाम कज़ाकों के हमले का खतरा है। मैं उनसे मुकाबले के इंतजामात कर रहा था। ऑलिव हावर्ड चौंक पड़ा, कज़ाक? ये कज़ाक बीच में कहां से आ कूदे? मैंने उसे मुख्तसरन सहराई कज़ाकों के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।